नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम लोग आपका जो सेकंड पेपर है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें से कौटिल्य के बारे में पढ़ रहे थे और हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध या अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अंतर्राज्यीय संबंधों के विषय में कौटिल्य ने एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत किया है। तो जो कौटिल्य का सैद्धांतिक पक्ष था अंतर्राज्यीय संबंधों को लेकर, उसमें हमने पढ़े उपाय जो कि 4 थे: साम, दाम, भेद, दंड। उसके बाद हमने षाटगुण्य नीति पढ़ी, जिसमें संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और द्वैधी भाव था। फिर हमने पढ़ा मंडल सिद्धांत, जिसमें 12 राज्य थे और 12 राज्यों की 72 प्रकृतियां थीं, जिसमें राजा जो सेंटर में था विजिगीषु, उसके आगे और पीछे मित्र और शत्रु थे, और एक उदासीन और एक मध्यम राज्य था। उनकी 5-5 प्रकृतियां थीं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 12 राज्य बनते हैं। 12 राज्यों की 60 प्रकृतियां थी, कुल मिला के 72 प्रकृतियां बनती है, उनका एक मंडल बनता है। अब परराष्ट्र नीति या अंतर्राज्यीय संबंधों का जो दूसरा पक्ष था, व्यवहारिक पक्ष, वो हमें आज पढ़ना है। कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के संचालन में जिस सैद्धांतिक प्रारूप का प्रतिपादन किया है, वो एक सक्षम संस्थाओं और उचित प्रक्रियाओं के अभाव में व्यवहार में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अतः कौटिल्य ने अपने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए राजनयिक संस्थाओं और समुचित प्रक्रियाओं पर महत्व दिया। सबसे पहला है दूत व्यवस्था। कौटिल्य ने दूतों की नियुक्ति, उनके सामान्य और विशिष्ट कार्यों, दूतों के विशेषाधिकारों और उनकी उन्मुक्तियों का विवेचन किया है। कौटिल्य ने दूतों को राजा का मुख माना है और उनकी नियुक्ति, प्रस्थान की रीति, आचरण की विभिन्न पक्ष आदि के संबंध में सूक्ष्मता से विवेचन किया है। कौटिल्य की मान्यता है कि दूत के समक्ष यदि प्राणों का संकट भी उपस्थित हो जाए तो भी उसे राजा का संदेश यथार्थ रूप में दूसरे राजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया कि उन्हें दूत के नियुक्ति के प्रति अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए। उनका मत है कि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता, निष्ठा आदि का भलीभांति परीक्षण होना चाहिए। उसके उपरांत ही मंत्रियों से मंत्रणा करके उनकी सहमति के पश्चात दूतों की नियुक्ति होनी चाहिए। दूतों की श्रेणियों के विषय में कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूत बताए: एक निसहस्थ, दूसरा परिमितार्थ और तीसरा शासनहार। निसहस्तार्थ जो है वो ऐसे दूत हैं जिसमें अमात्य के सब गुण विद्यमान होते हैं। वो अमात्य की भांति अपनी स्थिति रखता है और विदेशी राजा से संधि आदि करने का उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है परिमितार्थ। परिमितार्थ जो होते हैं उनमें अमात्य के लिए आवश्यक गुणों का 1/4 भाग होता है। ये दूत किसी निश्चित मामले में समझौते करने का अधिकार रखते हैं। वो ऐसा समझौता भी कर सकता है जिसका उसे आदेश दिया गया है। शासनहार तीसरी श्रेणी है। शासनहार जो श्रेणी है वो उसकी स्थिति काफ़ी हीन है। वो केवल राजकीय संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। अपनी तरफ से वो किसी भी संधि या समझौते को करने का अधिकार नहीं रखता। दूसरी बात, कौटिल्य ने दूतों की योग्यताएं बताई हैं, जिसमें लिखा है कि दूत जो हैं वो साहसी होने चाहिए, निर्भीक होने चाहिए, अहंकार रहित होने चाहिए, स्त्री प्रसंग और मद्यपान जैसे व्यसनों से दूर रहने चाहिए, परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। तीसरी बात, दूतों के कार्य बताते हैं। अर्थशास्त्र में दूत का प्रमुख कार्य है संधि विग्रह से संबंधित। दूत के कार्यों में कौटिल्य ने बताया है, पहला कि शत्रु देश के वन रक्षक, सीमा रक्षक,
नगर निवासियों और जनपदवादियों से संबंध स्थापित करना, सेनाओं के ठहरने योग्य भूमि की और अवसर आने पर अपनी सेना के भाग सकने योग्य उपयुक्त स्थानों और रास्तों का पता लगाना, शत्रु राजा के दुर्ग, उस राज्य की सीमाओं, आमदनी, उपज, आजीविका के साधन, राष्ट्र की रक्षा के तरीके, वहां से के गुप्त भेद आदि का पता लगाना, शत्रु पक्ष के कर्मचारियों को अपने पक्ष में मोड़ने का कार्य करना, विरोधी पक्ष को वश में कर देने का कार्य आदि। कौटिल्य ने दूतों की कार्य पद्धति की भी वर्णन किया है। कौटिल्य की मान्यता है कि दूतों को गूढ़ पुरुषों की भांति गुप्त रूप से नहीं वरन जिस राज्य में भेजा गया है उस शासन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही उसकी सीमा में प्रवेश करना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि दूसरे राजा के सम्मुख उपस्थित होकर दूत को उसके अंतर्भाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए और उसकी दृष्टि और चेष्टा देखकर ही उसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता का आभास वो कर सकता है। इसी प्रकार से कौटिल्य ने दूतों को ये परामर्श दिया कि वो रुष्ट राजा को ये कहकर उसके क्रोध को शांत कर देने का प्रयास भी करना चाहिए कि स्वामिन आप हो अथवा दूसरे कोई भी राजा हो, दूत सभी का मुख होता है। उसी के माध्यम से राजा पारस्परिक वार्ता विनिमय करते हैं। दूसरे की कही हुई बात को दोहरा देना मात्र ही दूत का कार्य होता है। दूतों की उन्मुक्तियों के बारे में और दूतों के विशेषाधिकार के बारे में भी कौटिल्य ने चर्चा की है। उनका मानना है कि दूत जो है वो परराष्ट्र में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, अतः राजा को परराष्ट्र में अपने दूत को भेजे तब उसको धन, वाहन, भत्ता आदि का समुचित प्रबंध करना चाहिए। कौटिल्य ने दूत को आत्मरक्षा का अधिकार भी दिया है। कौटिल्य का मानना है कि दूत चाहे चांडाली क्यों ना हो वो सर्वदा अवध्य है, अर्थात दूत केवल वही बात कहता है जो राजा ने उसको संदेश पहुंचाने के लिए कही है। अपनी तरफ से वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करता जिससे कि रुष्ट होकर सामने वाला राजा उसका वध कर दे। दूसरा है गुप्तचर व्यवस्था। दूत और गुप्तचर व्यवस्था में एक सामान्य अंतर यह है कि दूत जो है वो दूसरे राजा के समक्ष पेश होते हैं, अपने राजा का संदेश लेकर उसकी अनुमति से प्रवेश करते हैं, और गुप्तचर जो हैं वो गुप्त रूप से भेष बदलकर बिना अनुमति के गुप्त सूचनाएं उस राज्य की इकट्ठी करते हैं अपने राज्य के लिए। कौटिल्य ने दूतों की गतिविधियों तथा दूसरे राज्यों की नीति व कार्यों की निरंतर जानकारी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया है। गुप्तचरों के विभिन्न श्रेणियों की कौटिल्य ने वर्णन किया। एक स्थान पर जो स्थिर गुप्तचर होते हैं उनमें कौटिल्य ने कापटिक यानी दूसरे के रहस्यों को जानने वाला, दबंग और विद्यार्थी वेशभूषा में रहने वाला गुप्तचर, उदास्थित यानी सन्यासी वेशधारी, अपने शिष्यों सहित कृषि, पशुपालन, व्यापार के नियत स्थानों में रहकर अपना कार्य करने वाला गुप्तचर, गृहपतिक यानी बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर, वैदेहक यानी कि बुद्धिमान, पवित्र हृदय, गरीब व्यापारी आदि के वेश में रहने वाला गुप्तचर। ये गुप्तचर एक ही स्थान पर रहते हैं और गुप्त सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। इसमें एक तापस भी है जो जीविका के लिए सिर मुंडाकर जटा धारण करके राजा का कार्य करने वाला गुप्तचर होता है। दूसरी श्रेणी है भ्रमणशील गुप्तचरों की, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं और घूम घूम कर अपना कार्य करते हैं। इनमें सत्री यानी ऐसा गुप्तचर जो राजा के संबंधी ना हो किंतु जिनका पालन पोषण करना राजा के लिए आवश्यक हो। तीक्ष्ण देश में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को जो धन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करके हाथी, बाघ, सांप आदि से भिड़ जाते हैं। रसात अपने बंधुओं से स्नेह
न रखने वाले क्रूर प्रकृति से आलसी स्वभाव वाले व्यक्तियों को कौटिल्य ने रसद यानी जहर देने वाला कहा है। परिवार्जिका आजीविका के इच्छुक, दरिद्र, प्रौढ़, विधवा, दबंग, ब्राह्मणी, रणनिवास में सम्मानित, प्रस्थान अमात्यों के घर में प्रवेश करने वाले, सन्यासीन आदि के भेष में रहने वाले गुप्तचर। गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की बात भी कौटिल्य कहते हैं कि शासक को जो गुप्तचर सूचनाएं देते हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच करने के पश्चात ही आगे का निर्णय राजा को लेना चाहिए। उनके अनुसार जब तीन गूढ़ पुरुष जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं और एक ही प्रकार की सूचनाएं राजा के समक्ष पेश करें तब राजा को उन्हें मानना चाहिए। और उनका मानना है कि बार बार परस्पर विरोधी प्रतिवेदन देने पर, यानी गुप्तचर अलग अलग सूचनाएं दे रहे हैं एक ही बात की, तो राजा को उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। युद्ध के विषय में कौटिल्य कहते हैं कि युद्ध से सदैव हानि होती है, अतः उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में राजा को ये निर्देश दिया कि युद्ध जो है वो अंतिम विकल्प के रूप में राजा को प्रयोग करना चाहिए। जब सारे साधन विफल हो जाएं, सारी उपाय, षड्गुण्य नीति आदि के विफल होने के पश्चात जब कोई अन्य विकल्प प्रस्तुत ना बचा हो तो उस समय राजा को युद्ध का प्रयोग करना चाहिए। कौटिल्य ने युद्ध के प्रकार भी बताए, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तूष्णीम युद्ध आदि। साथ ही साथ युद्धरत पक्षों की मर्यादाएं भी उन्होंने बताई कि युद्ध के दौरान युद्धरत पक्षों के द्वारा मर्यादित व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके पश्चात कौटिल्य ने विजेता राष्ट्र के द्वारा विजित राष्ट्र के प्रति किए जाने वाले व्यवहार का भी संक्षेप में वर्णन किया कि विजित राष्ट्र की जो संपत्ति है और जो प्रजा है उसका जो विजेता राष्ट्र है उसको ध्यान रखना चाहिए। विजित राष्ट्र की प्रजा को जो है वो उसके द्वारा उसी तरीके से भरण पोषण होना चाहिए। विजित देश की प्रजा को उसके स्वधर्म पालन की सुरक्षा देनी चाहिए। उनके आचार विचार, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं और रीति रिवाज को आदर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ विजित राज्य के जो उत्सव हैं, उनके देवता हैं आदि को पूर्ण रूप से अपनाने की छूट देनी चाहिए। करों में छूट देनी चाहिए। दीन और अनाथ व्यक्तियों को अनुग्रहित किया जाना चाहिए। शत्रु पक्षीय व्यक्तियों को जिनसे विरोध का भय या आशंका हो उन्हें समुचित दंड देना चाहिए। स्वदेश में नागरिकों एवं शत्रु द्वारा अवरुद्ध पुरुषों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होना चाहिए। शत्रु के कर्मचारियों को प्रतिज्ञा अनुसार धन, मान सम्मान आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए आदि। कौटिल्य के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय नीति या परराष्ट्र संबंधों का विश्लेषण किया गया वो समाप्त होता है और इसी के साथ ये अध्याय भी हमारा समाप्त होता है। दूसरे अध्याय शुक्र को अब हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। धन्यवाद।